डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी स्टोरेज क्लासेस के बारे में और अच्छे से समझाया भी था वो कैसे काम करता है। और उसको देखने के लिए आप आई बटन पे जाएं अगर आपने ना देखा हो, और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके एक डेमोन्स्ट्रेशन पे, यानी कि मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा कुछ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चारों के चारों स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर जब काम करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस आता है। ठीक है ना। तो वो जो मैंने कल थ्योरेटिकली पढ़ाया था वो सारा का सारा हमारा आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन में। ठीक है, तो आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखो इसमें जो पहला प्रोग्राम है इसमें एक तो इंट w है जो मैंने मेन के बाहर डिक्लेयर किया है। एक मेन के अंदर मैंने ऑटो इंट एक्स लिखा है, स्टैटिक इंट y लिखा है और रजिस्टर इंट z लिखा है, एक्सटर्न इंट w लिखा है। देखो जो वेरिएबल बाहर है ना उसको ये बताने के लिए कि ये एक्सटर्नली यूज हो रहा है, इसलिए एक्सटर्न लिखा गया है यहाँ पे। अब x और y और z की वैल्यू और w की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी है और चारों की वैल्यू मैंने शो कर दी है। यहाँ पे आपको सिंपल वेरिएबल की तरह ये लगेंगे क्योंकि कोई फर्क दिखता भी नहीं है। सही बात तो ये है। तो मैं इसको चलाता हूँ और आउटपुट देखो, x की जो ऑटोमेटिक की वैल्यू है वो 5, फिर 55 स्टैटिक की और 555 रजिस्टर की, और एक्सटर्न की हो गई 5555। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कोई आपको ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, बस इसमें ये बता दिया गया कि इसमें कीवर्ड्स कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है ना। अब मैं अगले प्रोग्राम पे आता हूं जिसमें मैं स्टैटिक और ऑटो का फर्क दिखाने जा रहा हूं। आप देखेंगे ये वाला प्रोग्राम और इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा स्टैटिक और ऑटो के बारे में। तो देखो स्क्रीन पे ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल एक बनाया, सबसे पहले शो इंक्रीमेंट, और शो इंक्रीमेंट के अंदर मैंने एक ऑटो इंट x लिखा है और एक स्टैटिक इंट y लिखा है। x की वैल्यू को भी 0 से इनिशियलाइज किया है और y की वैल्यू को भी 0 से इनिशियलाइज किया है। एक्चुअली है क्या कि कॉलिंग टाइम पे, कॉलिंग टाइम मतलब मैंने एक इसको ना कई बार कॉल करूंगा। एक काम करते हैं, अभी इसको ना बंद करते हैं इस लाइन को, और यहां पे कई बार कॉल ना करके एक बार कॉल करते फिर बात करेंगे। इसके अंदर मैंने लिखा है प्रिंट f x एंड y की दोनों की वैल्यू प्रिंट करेगा। एक्चुअली दोनों की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है, 0 0 प्रिंट करेगा। x और y का एक एक इंक्रीमेंट लगाया, दोनों में 1 1 इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 0 से 1 और 0 से 1 हो गया, दोनों प्रिंट हो गए, 1 1 प्रिंट हो गया। ये फंक्शन जब यहां पे कॉल हुआ होगा मेन के अंदर तो आउटपुट ये आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, देखा 0 0 1 1। अभी आपको स्टैटिक और ऑटो में बिल्कुल भी फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसकी कॉलिंग दोबारा से कर दी जाए तो देखो बहुत बड़ा फर्क दिखने वाला है। एक तो x की वैल्यू 0 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। फर्स्ट टाइम जब कॉल किया गया तो दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई। सेकेंड टाइम जब कॉल किया गया तो x की वैल्यू 0। अच्छा, ये दोबारा में जो कॉल हुआ है तो उसमें क्या है, x और y की पहले वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 0 और 1। एक्चुअली अगर फंक्शन को कॉल किया जाता तो दोनों की वैल्यू स्टार्ट होनी, रीसेट होनी थी 0 0 से, जबकि ये 0 से रीसेट नहीं होती। स्टैटिक की वैल्यू वो 1 रही, जो पहली वैल्यू थी जब कॉल हुआ था फंक्शन, तो वो परसिस्ट करती है। ये बात हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाई थी। अब क्या हुआ कि इंक्रीमेंट लगा तो 0 और 1 में 1 हो गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो देखो y की वैल्यू बढ़ रही है, परसिस्ट कर रहा, पुरानी वैल्यू को रखे हुए है, जबकि x की वैल्यू दोबारा से 0 से रीसेट हो गई। प्रोग्राम की अगर यहां देखें तो आप देख पा रहे हो दोनों जितनी बार फंक्शन कॉल होना चाहिए, x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर स्टैटिक ना होती, ना लिखते कुछ भी, तो ये ऑटो हो जाता। और आउटपुट देखो अभी फर्क दिख रहा होगा, 0 0 1 1 0 0 1 1, ये फर्क हो गया। तो स्टैटिक कुछ इस तरह से काम करता है। ये मैंने कल भी समझाया था अपने वीडियो में और आज के वीडियो में भी आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। एक बार और अगर कॉल करना चाहें तो कॉल करके देखें। और मैंने ये लाइन को भी शुरू कर दिया, एक्चुअली इसको अनकमेंट कर दिया, कॉलिंग टाइम मतलब कितनी बार राउंड लग रहे हैं, ये मैंने y+1 किया क्योंकि y एक काउंटर का काम करने लगा। देखो पहले बार में 0 0 1 1, दूसरी बार में 0 1 1 2, और फिर तीसरी बार में 0 2 और 1 3। गुड, ठीक है। ये था स्टैटिक और ऑटो में फर्क जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा लेंदी बनाया, लेकिन उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। ऑटो इंट एक्सटर्न रजिस्टर,
ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक वेरिएबल है ए जो एक्सटर्न है, एक वेरिएबल है बी जो ग्लोबल है जिसको एक्सटर्न अंदर करूंगा मैं जाके, एक फंक्शन बनाया वॉइड फंक्शन, और एक ए ऑटो इंट सी इक्वल टू 22 डी खाली छोड़ा है, ठीक है। और इसके बाद में यहां देखो एक्सटर्न इंट बी, और ये रजिस्टर वेरिएबल है ई और स्टैटिक वेरिएबल है एफ, ठीक है। अब मैंने जब प्रिंट करना होगा तो इनकी जो वैल्यूज होंगी वो प्रिंट क्या होंगी। सबसे पहले सोचो यहां पे एफ को एक्सटर्न बी लिखा है ना, तो बी बाहर डिक्लेयर था, उसको एक्सटर्नल कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से कि मतलब वो वाला वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं ये बताने के लिए। अब क्या है कि ये वही है, ये बताने के लिए हमने ऐसा किया। अब इस समय पे मैंने कुछ वैल्यूज शो करी है, पहले इनका एक आउटपुट दिखाता हूं। पहले इतना सब कुछ बंद कर देते हैं और फिर प्रोग्राम को चला के देखते हैं, फिर बात करते हैं। देखो अब इसमें ये पार्ट इधर कर दिया मैंने और ये वाला इधर कर दिया, क्योंकि मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा। इस समय पे आप देख रहे हो ए की वैल्यू कितनी आई है 11, ऊपर कितनी रखी थी हमने ए की वैल्यू 11 रखी थी, 11 आई। बी की वैल्यू यहां पे कितनी 0 आ रही है। एक्सटर्नल वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है अगर कुछ ना रखा जाए, तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज 0, ये मैंने उसमें समझाया था। ऑटो वेरिएबल की सी की देखो 22 आ रही है क्योंकि मैंने 22 रखी है। डी की वैल्यू यहां पे 27 आ रही है, देख रहे हैं आप 27 इज अ गार्बेज वैल्यू क्योंकि डी की वैल्यू को इनिशियलाइज ही नहीं की है। तो देखो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू किसकी गार्बेज होती है, ऑटो वेरिएबल की। और साथ साथ अभी किसकी, रजिस्टर की। देखो रजिस्टर की वैल्यू यहां पे किसकी, ई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ई को भी इनिशियलाइज नहीं किया गया और ई की वैल्यू यहां पे 1 आ रही है, यानी कि गार्बेज आ रही है, 0 नहीं आ रही। और फिर स्टैटिक वेरिएबल की देखो यहां पे एफ की कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो स्टैटिक और एक्सटर्न की तो वैल्यू 0 होती है, ये डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0, जबकि अगर देखा जाए रजिस्टर की और ऑटो की हमेशा एक गार्बेज वैल्यू होती है। मैं यहां पे आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूं और प्रोग्राम आगे सिर्फ इतना पार्ट मैंने इसको चालू किया, इसमें क्या किया, सारी वैल्यूज को रीसेट किया, मतलब दोबारा से मॉडिफाई किया। ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की, सबकी वैल्यू 1 1 1 2 2 2 ऐसे करके चेंज कर दी। और चेंज करने के बाद में इन सबको प्रिंट करने की कोशिश की। आउटपुट क्या आएगा जरा देख लेते हैं। देखो पहले ये थी जो मैंने अभी आपको समझाया, अब ये सारी बदल गई आफ्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब बात आती है फंक्शन की, तो इसको भी मैं चालू कर देता हूं और फंक्शन यहां पे चल ही रहा है। इनसाइड फंक्शन मैंने ए बी 2 वेरिएबल तो ऑन रखे हैं, बाकी सब कमेंट कर दिए हैं और 2 वेरिएबल को ही प्रिंट किया है, आप देख सकते हो, है ना। 2 वेरिएबल को ही प्रिंट किया है, बाकी सब को कमेंट कर रखा है। कारण क्या है, क्योंकि सब लोकल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल वेरिएबल ही ग्लोबल होते हैं जो एंड तक चलते हैं। तो ये प्रोग्राम अगर मैं चलाऊंगा तो ये दोनों वेरिएबल ए और बी क्या है, एक्सटर्नल है, इसलिए ये चल रहे हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो गई। अब हम बात करते हैं एक और कि अगर इन्हें चलाने बैठ जाएं तो ये सब एरर बन जाएंगी। तो इसका मतलब अगर ये एरर बन जाती हैं तो ये नहीं चलाए जा सकते, ये समझाना चाहता हूं, ठीक है। अगर मैंने ये लाइनें चला दी तो क्या होगा, ये चलेंगे ही नहीं, ये प्रोग्राम एरर देने लगा, मतलब ये सारी लाइनें हमारी नहीं काम करती। तो ये था अबाउट स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको लेके आ रहा हूं स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। तो स्कोप कैसे काम करता है हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।